तो स्टूडेंट नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज करना बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही हम किसी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मान लीजिए उसमें ग्लूकोज डाल दिया या सुक्रोज डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। मान लीजिए वो 105 डिग्री आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर कैसे, हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यही होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर क्योंकि कम हो जाता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लिक्विड के, प्योर लिक्विड के मुकाबले। देखिए ये हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की। तो सॉल्वेंट का कर्व जो है वो ऊपर आएगा क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और सोल्यूशन का कर्व आएगा नीचे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ये वेपर प्रेशर इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो बॉयल हो जाएगा। अब ये काम देखिए, यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए कम टेम्परेचर पे हो जाएगा और सल्यूट के लिए, सोल्यूशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा। तो ये जो डिफरेंस है सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स में, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि सोल्यूशन में क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के मुकाबले। अब हमें उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और ये जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, इसको डेल्टा टी बी हम लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का या लिक्विड का, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन दी सोल्यूशन। इसका ये फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो के बी इज़ व्हाट, के बी इज़ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी, यानी कि मोलैलिटी क्या हो सोल्यूशन की, 1 हो। यूनिट्स क्या होंगे इसके, यूनिट्स हम निकाल सकते हैं ईजिली। अगर मोलैलिटी को इधर ले आए तो दैट विल बी इन रिवर्स, और तो क्या बन जाएगा, केल्विन अपॉन मोलैलिटी, टेम्परेचर अपॉन मोलैलिटी। टेम्परेचर ये केल्विन हो गया, और मोलैलिटी के यूनिट होते हैं मोल पर केजी, लेकिन क्योंकि नीचे है ये तो ये केजी पर मोल हो जाएगा। तो ये यूनिट्स हो गए एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के। Now how to derive this relation delta TB is KB into M। हमें पता है we know greater the lowering in vapor pressure greater higher will be the elevation point। वेपर प्रेशर जितना कम हो जाएगा, जितना डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यानी कि डेल्टा टी बी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी स्मॉल पी, यानी कि वेपर प्रेशर। और हमें एक बात राउल्ट्स लॉ से पता है कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ से हम ये निकाल दिया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख दिया। हमें पता है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन x2 जो है दैट विल बी n2 अपॉन n1। n2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे है नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि n2 जो है दैट इज मच स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ n1, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो x2 जो है दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 की जगह मैंने लिख दिया w1 अपॉन m1। ये हमने आगे उसमें पुट कर दी वैल्यू और ये आ गया डेल्टा टी बी के m1 इंटू 2 अपॉन w1। अब क्या करेंगे, अगर मास ये जो w1 है ये kg हो तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इट विल बिकम्स मोलैलिटी। तो इसकी जगह मोलैलिटी पुट कर दें और के इंटू में m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको ये बराबर आ जाता है किसके, एबोलोस्कोपिक कांस्टेंट के या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो इससे मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास फ्रॉम दिस। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने मोलैलिटी की टर्म, मोलैलिटी को वेट्स की टर्म्स में हमने लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय W1, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट M2, ये सारी वैल्यूज हम पुट करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। हाँ, एक कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये भी एक तरीका है फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट 1000 बाई एल वी। एल वी इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे टी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, आर जो है दैट इज़ गैस कांस्टेंट, एल वी जो है दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम, और डेल्टा एच वी ए पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि भी टू कंक्लूड दैट डेल्टा टी बी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे पता लगाएंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला जैसे ही लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स इट शुड बी अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था, सेम ही कारण है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डिप्रेशन क्या होता है, कमी, डिक्रीज, एक तरीके से डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जैसे हम किसी लिक्विड में सॉल्यूट डालते हैं नॉन वोलेटाइल, तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, साथ ही साथ उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हो जाता है। कारण वही है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ये समझने के लिए हम सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, या दूसरे तरीके से कह दूं कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर जो है वो सेम होता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर ग्राफ हम एक प्लॉट करें और उसकी हेल्प से हम इसको देखना चाहें, तो ये मैं देख लेता हूँ, ये ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर हो गया और इधर टेम्परेचर हो गया। अब हमें पता है कि कोई लिक्विड फॉर्म है किसी सॉल्यूट की, किसी सॉल्वेंट की, तो लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर उसका सॉल्यूशन बना दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये नीचे रहेगी, ये कर्व इससे नीचे रहेगा, सॉल्यूशन वाला, सॉल्वेंट वाला कर्व जो है वो ऊपर रहेगा सेम टेम्परेचर। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे आके
वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, मतलब अब इक्विलिब्रियम बन गया सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। तो इस पॉइंट पे को हमने क्या बोल दिया, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लेकिन उसी लिक्विड में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल के उसका वेपर प्रेशर जब कम कर दिया, जो सोल्यूशन बना है, उस सोल्यूशन में जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, तो यहाँ पे ये काम सेम टेम्परेचर पे काम नहीं होगा, बल्कि थोड़ा और नीचे, थोड़ा और कम करके टेम्परेचर पे ये इसकी लिक्विड फॉर्म जो है दैट विल चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म। तो ये थोड़ा और कम टेम्परेचर पे हो गया। ऐसा क्यों है, वही बात है, सेम है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हुआ है, लिक्विड फॉर्म का भी कम हुआ है। अब क्योंकि लिक्विड फॉर्म का कम हुआ है तो उसकी सॉलिड फॉर्म का भी और कम हो जाएगा। अब उसकी सॉलिड फॉर्म का और कम हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि पानी का जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, उसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसकी लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे सेम होता है। लेकिन जब उसमें हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड ग्लूकोज डाल दिया, अब उसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर मान लीजिए इतना कम हो गया कि वो -5 डिग्री सेल्सियस पे आके लिक्विड फॉर्म के बराबर होता है। या दूसरे तरीके से बोल दूं कि वो इतना कम हो जाता है कि उसकी लिक्विड फॉर्म को का वेपर प्रेशर उसके बराबर होने के लिए उसको -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, और उसी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हुआ है। ये जो डिक्रीज़ इन फ्रीजिंग पॉइंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सब कुछ इसमें बाकी पहले जैसा ही होगा, बस ये फ़र्क होगा कि पीछे हमने क्या किया था, TB माइनस TB नॉट, और यहाँ पे हम करेंगे TF नॉट माइनस TF, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट था वो सोल्यूशन का ज़्यादा था सॉल्वेंट से, लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो सोल्यूशन का कम होगा सॉल्वेंट से, इसीलिए TF नॉट माइनस TF हम इसको लिख देंगे। बाकी सब चीज़ वही होगी। ये सिमिलरली डिपेंड करेगा मोलैलिटी पे सॉल्यूट की। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो होगा KF, इसी को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो वही बात है, जब मोलैलिटी सोल्यूशन की 1 हो जाएगी तो जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है दैट विल बिकम्स इक्वल टू दी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो इसको डिफाइन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज द molar KF may be defined as the depression in freezing point when molality of solution becomes unity। यूनिट्स भी सेम होंगे, K/m यानी कि किलोग्राम, यानी केल्विन किलोग्राम पर मोल। और सिमिलरली वही रिलेशन एग्जैक्टली हम वैसे ही ड्राइव कर लेंगे जैसे हमने पीछे डिराइव किया था, और वैसे ही हम मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। सेम, कोई ख़ास डिफरेंस इसमें नहीं है। कि डेल्टा TF इजिकल टू KFM मोलैलिटी की इक्वेशन को खोल के यहाँ पे हम लिख देंगे और ये M2 निकाल देंगे। जैसे ही सारी वैल्यूज़ डाल लेंगे तो M2 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाला था, KB की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही हम KF की भी निकाल सकते हैं, वही सेम। यहाँ पे T नोट जो है दैट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी सब कुछ वही है। M1 जो है दैट इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ, अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आएगा इसमें। फ्यूज़न वही मतलब सॉलिड फॉर्म लिक्विड में चेंज होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गई, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न में भी इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वही रहेगी। ठीक है जी। टू कंक्लूड दैट डेल्टा TF इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वही, क्योंकि डेल्टा TF जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो देयरफॉर इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मेकिंग
एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज मतलब वो सोल्यूशन जो फ्रीज ना हो, मतलब या बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो। जैसे कि गाड़ियाँ होती हैं, उनके रेडिएटर में पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल हम मिक्स कर देते हैं। वो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या काम करता है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि गाड़ी, अगर मान लीजिए जो आपकी कार है वो किसी हिली एरिया में जा रही है जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, माइनस में है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके रेडिएटर का जो पानी है वो फ्रीज़ नहीं होगा, बर्फ़ नहीं बनेगी, जमेगा नहीं। तो ऐसा जो सोल्यूशन बन जाता है जो फ्रीज़ नहीं होता है माइनस टेम्परेचर में भी, उनको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज सोल्यूशन। और एक और फ़ायदा इसका इथाइलिन ग्लाइकोल डालने का ये भी हो जाता है साथ साथ कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। दोनों बातें से साथ साथ ही होती हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाने से क्या होगा कि मान लीजिए गाड़ी का रेडिएटर गर्म हो गया, बहुत गर्मी का दिन है, तो हमें पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए 110 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो पानी जो है वो बॉयल होके भाप बन के उसमें रेडिएटर में से बाहर नहीं जाएगा, वो उसी में पड़ा रहेगा, गर्म जरूर होता रहेगा लेकिन रेडिएटर के अंदर ही रहेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को बॉयल ओवर भी हम बोल देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। अब जो हिली एरिया में जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए उस पर स्प्रे कर देते हैं हम, या तो NaCl का कर देते हैं या CaCl2 का कर देते हैं, साल्ट का। ये साल्ट क्या करते हैं, ये साल्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए वहाँ पे टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब वहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। लेकिन अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, मान लीजिए कि -21 डिग्री या -55 डिग्री हो जाए, तो फिर -5 डिग्री में या -10 डिग्री में वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमेगी, मतलब जमी हुई बर्फ़ भी क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। ये किस वजह से हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये कौन करता है, जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कोई हम डाल देते हैं, लाइक NaCl, CaCl2। तो इससे रोड भी हम साफ़ कर सकते हैं आइस को मेल्ट करके। न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वैसे हम 273 बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15 केल्विन। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू ही यूज़ करनी है। और जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, दैट विल बी 373.15 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना है और यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है आगे इन न्यूमेरिकल्स में जो हम करेंगे। यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin. When 180 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point raised to 354 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. तो ये फॉर्मूला है मोलर मास निकालने के लिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें लगभग सभी W2 भी गिवन है, W1 भी गिवन है, Kb भी गिवन है, डेल्टा TB हमें निकालना है। उसके लिए डेल्टा TB नोट और TB हमें गिवन है। TB यानी कि प्योर बेंजीन का, TB नोट यानी कि प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, और TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये गिवन है, यहाँ से हमने डेल्टा TB निकाल दिया। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम M2 निकाल देंगे। सिमिलर क्वेश्चन ये दूसरा जो है वो एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। एक और क्वेश्चन है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा TF हमें पहले कैलकुलेट करना है, बाकी सब कुछ गिवन है, ये हमने डाल दिया तो ये आ गया डेल्टा TF। अब डेल्टा TF हमें पता है किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
हमें निकालना क्या है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमें पता है वाटर का कितना होता है 273.15, ये 2.25 डेल्टा टी एफ हमारे पास आ गया, हमने ऊपर निकाला है, यहाँ से टी एफ हम निकाल देंगे तो दैट विल बी 270.9 केल्विन। ये माइनस में होगा यानी कि इसका मतलब कुछ 225 डिग्री सेल्सियस ऐसा, ठीक है जी। एक ये न्यूमेरिकल है, 2 एलिमेंट्स A and B form compound AB2 and AB4. When 1 gram of AB2 is dissolved in 20 gram of benzene, lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. Calculate atomic mass of A and B. तो सबसे पहले तो हम दोनों के AB2 और AB4 के मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया दिस टू। अब हमें पता है कि AB4 में 2B जो है वो ज़्यादा है AB2 से, तो माइनस करेंगे तो 2B का मास आ गया, ये 2B से ये B का मास आ गया, वैल्यू पुट करेंगे इधर तो ये, तो यहाँ पे B की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू B का मास आ गया, तो B का मास हम जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास A का मास आ जाएगा, ठीक है जी। तो A और B दोनों का मास आ गया। बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने।